हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम क्षितिज पार्ट 1 के गद्य खंड का पाठ चैप्टर 10 करेंगे। नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा क्या मतलब? सुभाष चंद्र बोस जो है उनके चश्मे से मतलब है। इस चैप्टर को लिखा है हमारे लेखक स्वयं प्रकाश जी ने। अभी कुछ साल पहले ही उनका देहावसान हुआ था। उनका 2019 में गुना में देहावसान हुआ था। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। कस्बा मतलब टाउन एरिया। वो टाउन ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसमें एक स्कूल है लड़कों का, एक लड़कियों का, दो ओपन एयर सिनेमा है, एक कारखाना है और एक नगर पालिका। इतना सब एक कस्बे के अंदर था। शुरू होती है कहानी कहाँ से? तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश जी क्या बताने वाले हैं। स्वयं प्रकाश जी काफी अच्छे गायक रहे हैं। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। स्वयं प्रकाश जी की जो कहानियां हैं उसमें वो एक गायक तो थे ही थे, साथ में समाज में फैली हुई कुप्रथाएं और लिंग के प्रति कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस लिंग का भेदभाव के खिलाफ भी काफी प्रतिकार का स्वर है। रोचक किस्सा गोई शैली की में लिखी गई है। उनकी कहानियां जो है किस्सा गोई शैली में लिखी गई है, जिसमें बहुत सारे किस्से प्रयोग में लिए गए हैं। उनकी कहानियां हिंदी की पत्रिका परंपरा को समृद्ध करती है। तो चलिए देखते हैं स्वयं प्रकाश जी इस पाठ के जरिए क्या बताना चाहते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब कौन थे? वो उस वहाँ पे कारखाने के एक मैनेजर थे, जिन्हें हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में वहां से गाड़ी लेके गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, वो कस्बा छोटा सा ही था, बड़ा सारा कस्बा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। वहां पर जैसे एक पक्का मकान होता है शहरों में, उस मकान के जितने एरिया में एक छोटा सा कस्बा था और कुछ बाजारों को मिला के एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी, जिसमें एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। जो नगर पालिका होती है एमसीडी, जिसे हम एमसीडी के नाम से जानते हैं, एमसीडी कुछ ना कुछ करती रहती है। कभी वो सड़कें बनाती है, कभी वो पानी का काम देखती है, कभी सीवर का काम देखती है, कुछ ना कुछ ये सब काम नगर पालिका के में आता है। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। इसी नगर पालिका में यानी एमसीडी में काम करने वाले एक उत्साही बोर्ड, यानी बहुत वो क्रांतिकारी टाइप के थे भाई, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने एक बार सोचा कि इस कस्बे के बाजार में, शहर में मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, यानी मेन चौराहा जो होता है जहाँ से सारे शहर में घूमा जा सकता है, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी जाए। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। इसका मतलब यह है कि यह कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर तो है ही है, वो पूरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर नहीं है, बल्कि उनका एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ उनकी आंखों के चश्मे के ऊपर है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने
और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अब यहाँ पे लेखक क्या कहता है कि हमें पूरी बात तो पता नहीं कि इतनी लेट कैसे मूर्ति लगी और वो मूर्तिकार कैसा था, कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी या तो नगर पालिका को, या उस पे बजट पैसा बहुत लग रहा होगा। काफी समय यह चिट्ठी पत्री, पहले के टाइम में चिट्ठी पत्री होती थी, एक जगह से दूसरी जगह परमिशन लेने के लिए ऊहापोह एक दूसरे एक कुछ समय ऊहापोह यानी बातचीत करने में ही बर्बाद हो गया होगा। और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। भाई गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि ये मूर्ति लगवानी है चौराहे पर वो इसी उसमें रह गई कि कौन सा मूर्तिकार होगा, क्या बजट रखा जाएगा। इस उसमें चिट्ठी पत्री में ही समय निकल गया, उसकी अवधि समाप्त होने वाली थी और उस ये कार्य किसी छोटे से कलाकार को सौंप दिया गया करने के लिए। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। अब ये काम भाई ड्राइंग मास्टर थे कस्बे में, स्कूल के अंदर इकलौते थे, सारे कस्बे में एक ही ड्राइंग मास्टर थे और उनका नाम मान लीजिए मोतीलाल जी है। और यह काम उनको सौंप दिया गया कि आपको नेताजी की मूर्ति बनानी है, स्टैचू बनाना है और वो चौराहे पर लगाना है। जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, और वो ड्राइंग मास्टर भी कह रहे थे कि महीने भर में मूर्ति बन जाएगी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। जो वो मूर्ति थी ना वो संगमरमर की थी, और वो टोपी सिर से लेके टोपी से नीचे कोट के 2 बटन जितनी, इतनी मूर्ति, स्टैचू जो लगता है वो नीचे धड़ तक लगता है ना, इतनी मूर्ति थी, जिसे कहते हैं बस्ट, यानी बस्ट तक वो मूर्ति थी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। जो कलाकार ने, ड्राइंग मास्टर ने मूर्ति बनाई थी बहुत सुंदर बनाई थी, उसमें नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कमसीन, कुछ कुछ मासूम और शरीफ बहुत अच्छे लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। फौजी वर्दी में जब भी फौजी वहां से गुजरते थे या कुछ भी होता वर्दी में होते थे, तो ये देख मूर्ति को देखते ही उन लोगों को नेताजी के नारे याद आ जाते थे। नेताजी ने नारे दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि याद आने, उनके बारे में सारी बातें याद आने लगती है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो नगर पालिका का यह सफल और सराहनीय यानी प्रशंसा के लायक काम था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। उस मूर्ति में सिर्फ एक ही चीज की कसर थी जो भी उसको देखता और उसको खटकने लग जाती। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी थे, वो हमेशा चश्मा लगाते थे, पर इनकी संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, मूर्ति पर चश्मा तो लगा रखा था, वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। भाई संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा तो लगा रखा था कलाकार ने, पर वो संगमरमर का चश्मा नहीं था, वो असली का फ्रेम था, काला चौड़ा फ्रेम था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे के बाहर से गुजरे, तो चौराहे पर एक पान की दुकान भी थी, वहां पर रुक गए पान खाने के लिए। तो उनको उनकी नज़र एकदम उस स्टैचू पे गई, वही मूर्ति पर उनकी नज़र चली गई। उन मूर्ति को देखकर, नेताजी की मूर्ति को देखकर उनकी कौतुक भरी यानी
अविश्वास से मुस्कान भरी आंखें उनको देखकर मुस्कुराने लग गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। वो मुस्कुराकर बोले पान वाले को, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। भाई ये मूर्तिकार का आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति तो पत्थर की बना दी लेकिन चश्मा रियल लगाया, भाई जिससे मूर्ति रियल लग रही है कि यहाँ पे स्टैचू नहीं बल्कि रियल में नेताजी है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जीप भाई हवलदार साहब ने वहाँ पे पान खाया और बात की पान वाले से, और आगे जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। वो जा रहे थे अपने काम से और फिर भी इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। भाई ये कैसे, भाई चश्मा लगाना भूल गए, बनाना मूर्तिकार भूल गया या क्या था। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। और अंत में जो हवलदार साहब थे वो इस नतीजे पे पहुंचे। उनके मन में बार बार क्वेश्चन उठ रहा था, इससे वो इस नतीजे पे पहुंचे कि वहाँ के कस्बे के लोगों का यह प्रयास, मूर्ति बनाने का प्रयास, वहाँ पे स्टैचू लगवाने का प्रयास सराहनीय था। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हवलदार साहब कहते हैं कि मूर्ति चाहे किसी भी रंग की हो, कैसी हो, छोटी हो बड़ी हो, कुछ इसका कोई महत्व नहीं है। भाई वो कोई देख थोड़ी रही है लोगों की भावना, सिर्फ वो लोगों की भावना को बताती है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कितनी है। नहीं तो आजकल लोग देशभक्ति की भावना लोगों के मन में मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब वो पहली बार तो चले गए, उस उनको जो दिखाई दिया उन्होंने उससे पूछ लिया पान वाले से। अब फिर 15 दिन बाद फिर वो वहां से आए तो उधर से गुजरे तो उन्हें फिर मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। उन्होंने फिर देखा ध्यान से मूर्ति को, फिर देखा कि आज तो चश्मा चेंज हो गया उनका, फिर बदल गया चश्मा। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। फिर उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, पहले मोटे फ्रेम का था और अब पतले फ्रेम का है, तार का चश्मा है। हवलदार साहब को कौतुक और बढ़ा, भाई उसे और इच्छा जागरूक हुई पूछने की कि भाई ये क्या है। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। वो कहते हैं कि वाह, उन्होंने ऐसा स्टैचू कभी देखा ही नहीं था कि कपड़े तो मूर्ति बदल ही नहीं सकती, चश्मा वो हर 15 दिन में बदल रही है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। वो फिर 15 15 दिन बाद तीसरी बार फिर आए तो फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब हवलदार साहब हर 15 दिन बाद आते थे कस्बे के बाहर से। वो अब उनकी आदत बन गई थी, वो चौराहे पर रुकते थे, मूर्ति को देखते थे और पान खाते थे। एक बार कौतूहल दर्द में हो उठा तो एक बार 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 वो जब देखते ना कि चश्मा बदलता जा रहा है, बदलता ही जा रहा है, अब उन्हें ना कौतूहल दर्द में नहीं हो गया था उनके अंदर। भाई दर्द, अब देशभक्ति के प्रति कौतूहल मच गया। भाई कैसे शोर मच, कौतूहल मतलब शोर शराबा मच, अंदर हलचल हो गई कि तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, तुम ये यहाँ पर ये चश्मा हर बार क्यों बदल जाता है। तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद में पान, मुंह में पान ठूसा हुआ था। जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने खुद भी अपने मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। यहाँ पर पान वाले की कदकाठी के बारे में बताया गया कि उसका रंग काला था, खुश मिजाज यानी हर समय हंसमुख रहने वाला आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। जब उन हवलदार साहब ने उससे पूछा, भाई क्या बात है भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है, तो उसकी तोंद थिरकी। वो आंखों ही आंखों में हंसा तो उसकी तोंद
हिलने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसने अपने मुंह से पान थूका दुकान के पीछे और उसके दांत लाल काले हो गए थे। उसके उससे वो हंसा। हालदार की बात सुन के वो हंसने लग गया और वो बोला कि यह सब कुछ तो कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि हालदार साहब को पता ही नहीं था ये कैप्टन चश्मे वाला कौन है, किसने ये करा है। तो वो दोबारा कहते हैं कि क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले ने हालदार साहब को समझाया कि चश्म कैप्टन साहब है ना, चश्मा चेंज कर देते हैं। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देते हैं? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। भाई हालदार साहब अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि पान वाला क्या कहना चाहता है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। भाई कैप्टन एक चश्मे वाला है, वो साइकिल पे चश्मे बेचता है। वो इधर उधर चश्मे बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो अगर कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वो जब वो चौड़े फ्रेम का चश्मा नेताजी को लगा देगा तो फिर वो बेचने के लिए कहाँ से लाएगा? इसलिए वो चश्मा उतार कर बेच देता है और दूसरा चश्मा नेताजी को पहना देता है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। भाई नेताजी हमेशा चश्मा पहनते थे, तो कैप्टन को नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है, इसलिए वो आता है, चश्मा लगाता है, जब कोई ग्राहक आ जाता है तो उतार के बेच देता है। बल्कि आहत करती है, उसके मन को ठेस पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। उस स्टैचू को देखकर, मूर्ति को देखकर ऐसे लगता था, कैप्टन समझता था कि बिना चश्मे के नेताजी को परेशानी हो रही होगी। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इसलिए वह छोटी अपनी फ्रेम फिट कर देता है नेताजी की मूर्ति पर। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। जब कोई ग्राहक आता है तो उसी फ्रेम की मांग करता है, तो वो नेताजी से क्षमा याचना करता है और दूसरा फ्रेम नेताजी को पहना देता है और वो ले जाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। हालदार साहब इस पे कहते हैं, भाई बहुत खूब, ये भी आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा। हालदार साहब को फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही थी। उसने पान वाले को फिर कहा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? कि भाई सारी संगमरमर की मूर्ति है तो संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं बना? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस रख चुका था। जब तक पान वाले ने दूसरा पान अपने मुंह में ठूस लिया था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। भाई उसकी तोंद जब थिरकती है, जब वो आंखों आंखों में हंसते तो मोटे लोगों की तोंद हिलने लग जाती है ना, तो पान वाले की भी तोंद हिलने लगी। कत्थे की डंडी फेंके, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला। फिर से उसने वैसे ही किया, पीक फेंकी और मुस्कुराया और फिर हालदार साहब को बोला, मास्टर बनाना भूल गया कि मास्टर ने ये मूर्ति बनाई है और वो चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। पान वाले को तो इस बात को बताने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो तो सोच रहा था बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं हालदार साहब को बताऊं। लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली हुई थी, बहुत हैरान करने वाली बात थी उनके लिए तो। यानी यह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला, पारदर्शी मतलब कांच वाला, यहाँ तय नहीं कर पाया होगा।
भाई जिसने मास्टर ने वो मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाने के बाद पत्थर के संगमरमर के अंदर पारदर्शी चश्मों को कैसे लगाता, तो वो तय नहीं कर पाया होगा, इस कोशिश में असफल रहा होगा, तो उसने वो बिना चश्मे की ही मूर्ति बना दी। कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ। भाई पान वाले ने बहुत सारे तरकीब बताए कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, मास्टर ने ये करा होगा, मास्टर ने बहुत सारी तरकीब लगाई होगी चश्मे लगाने की, पर वो नहीं लगा पाया। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। भाई हालदार साहब को ये सब बहुत ज्यादा विचित्र, भाई समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। भाई फिर हालदार साहब ने क्या करा कि पान वाले के पैसे चुका दिए और चश्मे वाले, जो देशभक्ति चश्मे वाले के अंदर भरी हुई थी, उसको नतमस्तक नमस्कार किया और जीप लेके आगे चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। थोड़ी दूर जाने के बाद रुके और पीछे मुड़कर फिर वापसी आकर पान वाले के पास आकर फिर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब हालदार साहब के मन में फिर से क्वेश्चन हुआ कि भाई क्या वो कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी तो नहीं है, भाई वो हिंद फौज का भूतपूर्व पुराना सिपाही तो नहीं है। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। भाई पान खाने के लिए तैयार हो रहा था पान वाला, और उसने फिर पान रोका और हालदार साहब को ध्यान से देखा कि अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। पान वाले ने फिर थोड़ा तेज से कहा कि बार बार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। फिर उसने कहा ना साहब, अपनी लाल काली हंसा और फिर उसने कहा कि वो नहीं साहब, वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है वो तो, वो देखो आ रहा है। आप उसी से बात कर लो भैया, आप बार बार अब मेरे से बात ना करो, आप उसी से ही बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं पे। भैया अगर इतनी देशभक्ति उसके अंदर है तो उसका फोटो वोटो छपवा कर लगा दो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। भाई पान वाले ने जैसे देशभक्त चश्मे वाले का कैप्टन का मजाक उड़ाया तो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुड़कर देखा तो वो चकित रह गए, अवाक मतलब चकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। भाई हालदार साहब ने मुड़कर देखा तो भाई वो बूढ़ा तो बहुत मरियल था, ऐसे बिल्कुल ही मरने की कंडीशन में था, लंगड़ा था, उसके सर पे तो गांधी जी की टोपी थी और आंखों पर काला चश्मा था। भाई उसकी देशभक्ति उसके शरीर से झलक रही थी। एक हाथ में उसने संदूकची ली हुई थी, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए कुछ चश्मे। अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। भाई पान वाले ने कहा, इस दुकान इसकी तो कोई दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। हालदार साहब फिर क्वेश्चन उठा उनके मन में कि भाई इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, फिर क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्या इसका असल में नाम कैप्टन है क्या? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात नहीं करने को तैयार है। अब पान वाले को गुस्सा आ जाता है, वह बार बार पान मुंह में लेता है और फिर हालदार साहब के प्रश्न पूछने पे वो फेंकना पड़ती है उसको भी। तो इस बार उसने क्या कहा कि अब मैं आपसे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, भाई हालदार साहब भी बेचैन हो रहे थे। काम था, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। भैया अभी उन्हें जरूरी काम से जाना था तो वो जीप में बैठे और चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते नहीं।
गुजरते रहे। 2 साल तक लगातार पूरे 2 साल हालदार साहब 15-15 दिन में वहां से गुजरते रहे, उस चौराहे से गुजरते रहे, उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पे बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। भाई हर 15 दिन में उन चश्मों को वो देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, भाई हाँ, इसमें ये बताया गया कि धूल भरी यात्रा यानी उस यात्रा में 2 साल तक जो हालदार साहब ने वहां पर करी, उस रास्ते पे आना जाना करा और वो नेताजी के चश्मे को देखा। फिर एक बार ऐसा होता है कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। जब वो 2 साल तक वहां पर आए और गए, उनके हवलदार साहब के मन में कौतुक यानी हलचल मच गई कुछ क्षण देने के लिए। हलचल, तो जब वो वहां से आ रहे थे तो उन्होंने मूर्ति के चेहरे पे कोई चश्मा नहीं देखा एक बार। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और मूर्ति पे चश्मा भी नहीं था। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी उस दिन, वहां की मार्केट की दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। वो 15 दिन में फिर आए, फिर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। भाई ये बात सुन के पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पूछते हुए बोला। भाई इस पर पान वाला उदास हो गया। इस बार उसको गुस्सा नहीं आया, इस बार वो उदास हो गया। वो पीछे मुड़ा और मुंह से पान फेंका और उसकी आंखें नम हो गई। साहब, कैप्टन मर गया। और पान वाले ने हवलदार साहब को कहा कि कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछे पाए हवलदार साहब। उसके बाद हवलदार साहब कुछ भी नहीं पूछ पाए। कुछ पल के लिए वे चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। भाई कुछ देर के लिए हवलदार साहब को भी झटका लग गया कि कैप्टन, इतना अच्छा कैप्टन था, भाई उसको क्या हो गया, वो कैसे मर गया। तो फिर उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं करा और चुप पान के पैसे चुकाकर वहां से आ गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। वे वो बार बार सोचते रहे कि इस कौम का, इस देश का क्या होगा अब जो अपनी देश की खातिर सब कुछ न्यौछावर हंसते हंसते कर देते हैं, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। हालदार साहब फिर से 15 दिन बाद वहां से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। कि उन्होंने सोचा, अपने हृदय में ही सोचा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा वहां पर अभी भी स्थापित होगी। लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उन्होंने अपने मन ही मन में सोचा, चश्मा तो होगा नहीं क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर चुका है। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। भैया वो उनका मन नहीं करता था क्योंकि नेताजी की मूर्ति पे चश्मा भी नहीं था, कैप्टन भी मर चुका था, और वहां पे नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे हम, नहीं तो फिर वही बातें याद आएंगी सारी। मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आके चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। भाई जब हवलदार साहब आ रहे थे उन्होंने एकदम, भाई बार बार वहां पे रुकते थे। वो हर 15 दिन के बाद आते थे और चौराहे पे जरूर रुकते थे। इस बार उन्होंने ड्राइवर को मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं रुकना, पर वो आदत से मजबूर थे। चौराहा आते ही ड्राइवर ने तो गाड़ी स्पीड पे चला रहे थे कि रुकना ही नहीं है। और वहां पर चौराहा आते ही हवलदार साहब की आदत से मजबूर होने के कारण उन्होंने एकदम ड्राइवर को कहा, रुको यहाँ पर। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मूर्ति की तरफ कुछ देखा।
और जोर से चीखे कि रुको। जीप बड़ी स्पीड में थी, ड्राइवर ने बहुत जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग भी वहां पर उनको देखने लग गए और डर गए। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। जीप रुकती जब तक तो हालदार साहब जीप से कूदकर स्पीड से भागते भागते मूर्ति तक पहुंच गए। उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। भाई उसके पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। भाई मूर्ति की आंखों पर सरकंडे डंडों का बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, क्योंकि हालदार साहब तो सोच रहे थे कि ना तो वहाँ पे नेताजी की मूर्ति पे चश्मा होगा, ना कैप्टन मर चुका है, इसलिए वहाँ पे हम पान भी नहीं खाएंगे और सीधे निकल जाएंगे। पर जब वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा है। तो जैसा बच्चे बना लेते हैं हालदार साहब भावुक हैं। भाई जैसे बच्चे खेल खेल में चश्मा बनाते हैं ना सरकंडों का, वैसा चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा हुआ था। तो इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। इतनी सी बात पर इतनी उनको देखकर, मूर्ति पर चश्मा देखकर उनकी उनकी आंखें भर आई। फिर वो भावुक हो गए। उनके मन में था कि मैं पूछूं ये किसने बनाया, पर वो अटेंशन होकर मूर्ति के सामने खड़े हो गए। तो आपने देखा कि यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी को आपके सामने खुलकर एक्सप्लेन किया गया। लाइन टू लाइन आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताया गया। आप इस वीडियो को अच्छे से सुने और समझे, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को, आगे आने वाले क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को अच्छे से कर सको, करने में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। अगर आप चैप्टर की वीडियो अच्छे से सुनते हैं तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आप हमारी आगे आने वाली वीडियो का वेट करिए। बहुत जल्दी ही हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड करेंगे, जिसमें हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यू एक्स्ट्रा इंटरनल प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।